हेलो डी स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव से में। आज मजा आ जाएगा। इनकम टैक्स अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी ना लगे तो आप हमसे कहना, क्योंकि इनकम टैक्स की बुक चाहे कितनी भी मोटी क्यों ना हो, क्योंकि जो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दी हुई होती। डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिस चैनल पे आए हो ना, वो चैनल सिर्फ कॉमर्स का चैनल और बीकॉम का एक्सपर्ट चैनल है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो एक भी डिफिकल्टी आपके लिए महसूस हो। तो ना मानो तो आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने थर्ड सेमेस्टर में कहा था कि ये जो बताया होगा वही एग्जाम में आया होगा, और पढ़ने का एक निश्चित तरीका होता है। उस तरीके के आधार पे आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं। और आज के जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो इनकम टैक्स तो वैसे ही इजी लगने लगेगी। कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। टफ क्या होता है, उसका बेस हमारा समझ में ना आना, वो चीज टफ हो जाती है। तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहें वो तब ज्वाइन करें जब जो पढ़ाया हुआ है खूब समझ में आ रहा है, अच्छा लगे। कमेंट देख लो चैनल पे और तमाम बातें और सब सोच समझ के तब निर्णय लीजिएगा। और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ओके। 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सएप है, जहां पर बहुत ही कम फीस में अभी तो 1200 रुपए फीस है, वैसे 1500 रखी है, 300 रुपए की छूट है। आप पूरा जो फोर्थ सेमेस्टर है वो हमारे यहां से डन कर सकते हो। तो देखिए, आय करके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है ये देखा जाए तो भाई एक प्रकार से रामबाण है इनकम टैक्स के, क्योंकि ये टॉपिक अगर आते होंगे, देखो हैं कौन कौन से। करदाता किसे कहते हैं, व्यक्ति क्या मतलब क्या होता है, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं, गत वर्ष क्या होता है, आय किसे कहते हैं, सकल आय क्या होती है, कुल आय क्या होती है, पैन कार्ड का मतलब क्या होता है, चूक में करदाता किसे कहते हैं, माना हुआ करदाता किसे कहते हैं, आय के मुख्य शीर्षक कौन से हैं, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, यानी जिसको हम आईटीआर कहते हैं, ठीक। अब इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें से दो लिख लो, 200% आपको मिलेंगे पेपर में। जब पेपर देखोगे ना, जो छोटे छोटे वाले प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न यही वाले यहीं से होंगे। आज जो पढ़ा रहा हूं इसी में से होगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं करदाता की किसे कहते हैं, और इनके जो नोट्स हैं बहुत ही सरल तरीके से वो केवल पेड क्लास में मिल रहे हैं। वहां पर पूरा इनके बारे में लगभग में एक पेज या आधा पेज बना हुआ होगा, बहुत सरल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन यहां पर भी समझाएंगे तो तुरंत समझ जाओगे। देखो, करदाता 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कर प्लस दाता। देखो, कर किसे कहते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित सीमा से अधिक कमाई गई आय पर लगने वाली कटौती को कर कहते हैं। और दाता का मतलब जो व्यक्ति टैक्स देता है उससे लिया जाता है। तो यहां पर करदाता से आशय उस व्यक्ति से है जो आयकर अधिनियमों का पालन करते हुए अपने हिस्से का टैक्स आयकर विभाग के लिए चुकाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं, ओके। तो अब यहां पर हमने व्यक्ति शब्द यूज किया, तो व्यक्ति का मतलब क्या होता है इस पर भी हम समझेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए करदाता और बता दें, करदाता का मतलब सीधे क्या है, और ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि करदाता से आशय उस व्यक्ति से है जो इनकम टैक्स दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं। तो इनकम टैक्स दे कौन कौन रहा है, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी भारतीय हो, कोई भी विदेशी हो। भारत के अंदर बेटा सबको टैक्स देना होता है, ये करदाता हैं जिनका हम पढ़ रहे हैं। कोई भी साझेदारी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस खोला हुआ हो, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, ठीक है, HUF जिसे कहते हैं, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर कोई भी हुआ अगर वो एक निश्चित सीमा से अधिक, ये हम बार बार निश्चित सीमा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर वर्ष ये चेंज हो जाता है। और ये वीडियो जब अपलोड हो रही है यूट्यूब पे तो हमेशा हमेशा के लिए एक लंबे समय के लिए पड़ी रहेगी, इसलिए हम स्पष्ट सीमा नहीं बता रहे हैं। वो तो हम अगले अभी जो वीडियोस आएंगे उनमें कैलकुलेशन करेंगे। जैसे पिछले साल क्या थी, 5 लाख तक की आय कर से मुक्त थी, ठीक। अब उसमें कुछ संशोधन हुआ है, जो फरवरी में बजट आया उन्होंने कह दिया कि 3 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर जो टैक्स है वो शुरू है। तो अब 3 लाख माना जाए या 5 लाख माना जाए, तो कहने का मतलब यहां पर है कि भाई एक हर वर्ष की सीमा होती है, इसीलिए इनकम टैक्स हर वर्ष चेंज हो जाती है। इनकम टैक्स को पढ़ना है तो भाई एक अपडेट टीचर से पढ़ना होगा, नई बुक से पढ़ना होगा। हालांकि हमारे चैनल पे आने के बाद ये सारी झंझट आपको खत्म है, ठीक है। आप सीधे टू द टॉपिक पे ही समझिएगा
कि करदाता का मतलब उस व्यक्ति से लगाया जाता है, चाहे वो कंपनी हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, साझेदारी हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नाबालिग हो। अब आप सोचोगे नाबालिग पे भी टैक्स लग जाता है, प्रतिनिधि पे टैक्स लगेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माना हुआ करदाता। किधर गया? ये है माना हुआ करदाता। तो आवयस्क पे भी टैक्स लगता है, ठीक है, उसका जो प्रतिनिधि होगा उसकी आय मान ली जाएगी, ठीक है, और उस पर टैक्स लग जाएगा। तो सीधी सी बात अब एक स्पष्ट हो गई कि करदाता से आशय सिर्फ उस व्यक्ति को समझो आप जो व्यक्ति भारत सरकार के द्वारा बनाए गए जो स्लैब्स होते हैं, स्लैब का मतलब होता है खंड, यानी जो इनकम टैक्स लगता है वो आय को खंडों में बांट करके तब लगता है, ठीक है, जो आगे हम सिखाएंगे, ठीक। तो उसको हम क्या कहते हैं? करदाता कहते हैं। जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है वो करदाता है। अगला है व्यक्ति से यहां पर आशय क्या है? तो व्यक्ति से आशय आप लोग और हमारे माइंड में सीधे ये आता है कि जो नेचुरल व्यक्ति है, किसी पुरुष से मतलब सीधे निकल करके आता है, यही है ना। लेकिन आयकर में व्यक्ति का मतलब ही कुछ और बदल दिया गया है। आयकर में जो वकालत की भाषा होती है किताब में तो बहुत ही टफ होगी, ठीक है। आयकर में व्यक्ति का मतलब लिया गया है कि कोई भी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मतलब यहां पर बिजनेस करने वाली कोई संस्था हो, यानी उसका नाम हो तो वो क्या बन जाएगा? व्यक्ति बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आयकर के अंदर जो व्यक्ति टैक्स चुकाता है उस व्यक्ति शब्द में संस्थाएं छुपी हुई हैं, स्त्री छुपी हुई है, पुरुष छुपा हुआ है, नाबालिग छुपा हुआ है, नाबालिग का प्रतिनिधि छुपा हुआ है, जो व्यक्तियों का समूह संघ है वो छुपा हुआ है, कंपनी भी छुपी हुई है। तो कहने का मतलब है कि जहां पर हम भाई टैक्स किस पे लगाओगे, कार्रवाई किस पे करोगे? जिसका कोई ना कोई नाम होगा। तो जहां पर कोई किसी का नाम हो वही यहां पर आयकर में क्या व्यक्ति माना जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक इंटर कॉलेज है, जैसे हम नाम ले ले श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, तो समझ लो कि भाई श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है तो कॉलेज, लेकिन वो व्यक्ति माना जाएगा किसमें? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उम्मीद है कि दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। एक तो करदाता जो टैक्स देगा वो हमारा क्या है? करदाता है। व्यक्ति अरे जिसका कोई ना कोई नाम हो और वो इनकम कर रहा हो इंडिया के अंदर, वो निर्धारित दरों से टैक्स देगा, इसीलिए उसको क्या मानेंगे? हम व्यक्ति मानेंगे, ठीक है। चलिए, कर निर्धारण वर्ष किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में इतना टफ कर दिया है कि शायद दिमाग घूम जाएगा, लेकिन कर निर्धारण वर्ष का मतलब आप समझ रहे हो? आप किसी वर्ष मत जाओ, सिर्फ दो चीजें देख लो। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का समय हमारा कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का समय। अब ये 31 मार्च कौन सा? अप्रैल से शुरू कर रहे हो तो 31 मार्च अगले वर्ष का, ठीक है, 31 मार्च होकर अगले वर्ष, यहां पर जोड़ दें जिससे हमारे प्रिय स्टूडेंट भ्रमित ना हो, ठीक है। अगले वर्ष 31 मार्च तक का जो समय है वो हमारा क्या कहलाता है? कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। जैसे ये वीडियो बन रही है, वो बन रही है मार्च के महीने में, ओके। अब मार्च के महीने में बन रही है और मार्च है 2023। अब जरा ध्यान देना, इस समय हम हैं मार्च 2023 में। देखो कर निर्धारण वर्ष क्या कहलाएगा, ठीक। कर निर्धारण वर्ष का मतलब है कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक का समय कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। तो जब मार्च 2023 चल रही है, इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2022 से कहां 31 मार्च 23 तक का जो समय है वो हमारा है कर, यहां लिखें कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति पर टैक्स को कैलकुलेट करना, निर्धारित करना। जैसे आपको बताना कि भाई अब आपके लिए 2,87,000 रुपए टैक्स देना है, तो भाई जिस वर्ष में ये कैलकुलेशन की जाएगी उसी को हम कहेंगे कर निर्धारण वर्ष। और कर निर्धारण वर्ष में निर्धारण किसका होता है? गत वर्ष का। किसका होता है? गत वर्ष का, गत वर्ष की आय का, ठीक है। बहुत बारीक पॉइंट है ये, गत वर्ष की आय का। अब ये गत वर्ष का मतलब क्या हुआ? इससे ठीक पूर्व वाला, यानी 1 अप्रैल 2022 है, यहां पर 1 अप्रैल 2021 से
लेकर 31 मार्च 2022 तक जो ये समय होगा वो हमारा कहलाएगा कौन सा? गत वर्ष। अब जो कर निर्धारण वर्ष है ये कहलाएगा 22-23। क्या कहलाएगा? 2000 पूरा ही लिखे 2022 और 23 कर निर्धारण वर्ष 2022 और 23 में जो इनकम टैक्स लगेगा वो पता कौन सी ऐप लगेगा? 22-23 है ना, तो यहां पर लगेगा 21 और 22 का, क्योंकि एक वर्ष पीछे चलो और एक वर्ष पीछे जाओगे तभी वो कहलाएगा हमारा कौन सा वर्ष? गत वर्ष। ठीक है, तो गत वर्ष का मतलब समझ लो, दोनों शब्द समझ लो, कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष। तो गत वर्ष का मतलब यहां पर होता है पिछले वर्ष से, और पिछला वर्ष का मतलब यहां पर ऐसे करके कागज पे लिखोगे। आप जरा इसको बंद करके 2-3 बार प्रैक्टिस करना, माइंड में सेट हो जाएगा। अब सुन के तो तुरंत याद आ जाएगा, थोड़ी देर में भूल जाओगे, सुनोगे याद हो जाएगा फिर भूल जाओगे, लेकिन जब ऐसे लिख करके समझोगे ना तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप याद रहेगा आपको कि संजीव सर ने बनाया था वीडियो मार्च में बनाया था, तो 31 मार्च तक का समय उधर था, और वो 31 मार्च को तो खत्म हो रहा था। पिछला वर्ष कौन सा था? इसका मतलब है कि 23 के से पहले 22 था, यानी 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक ये कर निर्धारण वर्ष 22-23 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 22-23? क्योंकि 2022 से शुरू हो रहा है और 23 पर खत्म हो रहा है। ओके, अब इस वर्ष में टैक्स किस पर लगाओगे? गत वर्ष पर। गत वर्ष का मतलब एक वर्ष पीछे, एक वर्ष पीछे का मतलब 22 की जगह पे 21 और 23 की जगह पे 22। अरे तभी तो गत वर्ष आएगा, पीछे वाला वर्ष आएगा। अब किसी व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जितना रुपया कमाया होगा वो 31 मार्च तक की रात 12 बजे तक कमाया होगा, उस पर समस्त प्रकार से जोड़ने के बाद जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इस वर्ष में जाकर के, मतलब अब वर्ष जो हमारा चल रहा है इसमें। बहुत सरल है, कठिन तो है नहीं। कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, उसे हम कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। ओके, अगले साल बढ़ोगे, ये वर्तमान चल रहा है ये गत हो जाएगा, अगले वाला जो कर निर्धारण वर्ष आ जाएगा, और जो गत वर्ष होता है वो कौन सा होता है? पिछले वाला। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। कमेंट करके तो कुछ जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं आया मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। वैसे इतने ज्यादा सरल तरीके से आप ट्राई और भी चैनलों पर कीजिए, मिलेगा नहीं। ठीक है, मैं कोशिश यही करता हूं। अगला है आय का अर्थ। आय किसे कहते हैं? ठीक है, ये समझ गए आप। आय, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई धंधा, कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई व्यापार, कोई ना कोई नौकरी जरूर करता है, और वो तमाम कार्य करता है। उनसे मिलने वाली जो धनराशि होती है वह उसकी क्या कहलाती है? आय कहलाती है। तो आय का मतलब सीधा सीधा उस राशि से है जो उसके लिए मिल रही है और उसमें से खर्चे घटे हुए हैं। ओके, जैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति एक्स है, वो व्यापार कर रहा है और उसको पैसे मिले 1 लाख, तो ये क्या कहलाएगी? प्राप्ति कहलाएगी। ठीक, आय नहीं कहलाएगी। इस प्राप्ति में से माइनस करने होंगे 30,000 क्या हो गए? व्यय हो गए। तो अब कितने बचे? 70,000। ये 70,000 उसकी क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। तो आय का मतलब सीधे प्राप्ति से नहीं है, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप हो, आप अगर 10 जगह से अपना धन कमा रहे हो और 10 जगह से मिलने वाला पैसा अगर आपको आपकी आय है, नहीं आय है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा? सारे खर्चे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हाँ ये खर्चा वास्तव में उस चीज का है। जैसे मैं कोचिंग ऑपरेट कर रहा हूं, अब यहां से क्या होता है, आप लोगों से जो भी हमको पेड क्लास में फीस मिलती है, पूरा स्टाफ लगा हुआ है, ऑफिस का पूरा खर्चा है। ठीक है, और ऑफिस के खर्चे के बाद में इंटरनेट के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, एसी के बिल हैं, कंप्यूटरों की रिपेयरिंग है, सर्विस है, वही तमाम तरह के खर्चे हैं। और इसके बाद में स्टेशनरी भी चल रही, पेन भी चल रहा है, व्हाइट बोर्ड से लेकर के दुनिया भर का जो फर्नीचर यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हो? खर्चा नहीं आता है, बहुत चीजों में खर्चा आता है, हिडन चार्जेस होते हैं। ओके, और जो खर्चे होते हैं, तो जितना पैसा मिला उस पैसे में से इन चार्जेस को जो वास्तविक रूप से हम और लोगों को सैलरी दे रहे हैं, इनकी सैलरी घटाने के बाद में जो कुछ भी बचता है वो हमारी आय कहलाती है। तो आय का मतलब जितनी
मतलब धनराशि मिली, वो तो हमारी प्राप्ति कहलाएगी। उस प्राप्ति में से जितना व्यय भी हो गया, ओके, जब व्यय हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो खर्चा है वो घटेगा। और जैसे वाईफाई का बिल है, हर 28 दिन पे वाईफाई का जो बिल है वो हमको पे करना होता है। तो किसके लिए बिल पे कर रहे हैं? इसी क्लास को ऑपरेट करने के लिए कर रहे हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि वो खर्चा घटेगा। जब वो खर्चा घटेगा तो घटने के बाद में जो इनकम बचेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? आय कहलाएगी। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि आय का मतलब क्या होता है। इसमें वेतन, इसमें पेंशन, इसमें कमीशन, इसमें ग्रेच्युटी, इसमें जो बिक्री से प्राप्त राशि है, इसमें ब्याज, मतलब तमाम चीजें आती हैं। ये चीजें आपको नोट्स में मिलेगी बहुत अच्छे से कम 15 से 16 पॉइंट हैं जो आय में शामिल है। चलिए, अब सकल कुल आय किसे कहते हैं? मान लीजिएगा कि ये एक्स व्यक्ति है, ये 6-7 कार्य कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। यहां से इसको मिले 2 लाख, यहां से 3 लाख, यहां से 4 लाख, यहां से 5 लाख, यहां से 1 लाख, यहां से 50,000, ओके, और यहां से मान लीजिए 3 लाख मिल रहे हैं। तो इसकी समस्त प्रकार की जो आय है उसको जोड़ लोगे तो ये कहलाएगी आपकी सकल आय, सकल कुल आय। तो सकल कुल आय कौन सी आय है? वह आय है जो एक करदाता अनेक साधनों से, देखिए किसी पे बॉन्ड नहीं है, कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना व्यापार कर सकता है इंडिया के अंदर, जितने चाहे कारोबार कर सकता है, जितने चाहे लाइसेंस ले सकता है। जैसे अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, तमाम इनके बिजनेस चल रहे हैं, हर तरीके के बिजनेस चल रहे हैं। कभी कपड़ा के क्षेत्र में जाओगे तब भी भैया अंबानी ग्रुप लगा हुआ है, ओके। नेटवर्क के क्षेत्र में जाओगे, आज जो हम सेवा आपको प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम के द्वारा जो 5G नेटवर्क है वो हमको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं ये कंपनियां दे रही हैं और मुनाफा कमा रही। तो एक कंपनी 1000 तरीके से भी पैसा कमा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। उसके द्वारा कमाई गई समस्त आयों को जब हम जोड़ लेते हैं वो हमारी कहलाती है सकल कुल आय। सकल आय या कुल आय, सकल कुल आय, ठीक है। तो ये सकल आय का मतलब सभी का टोटल होता है। क्या होता है? हिंदी में अगर हम समझें, सभी आयों का टोटल, सभी आयों का योग होता है, ठीक है। अब कुल आय किसे कहते हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयकर किस पे लगता है? सकल आय पे नहीं लगता कभी भी, ठीक है। आयकर लगता है कुल आय पे। ये कुल आय का मतलब यहां पर क्या होता है? जब सकल आय में से 80 से लेकर 80 यू तक कटौतियां घटा दी जाए, घटाने के बाद बची आय, बची आय कहें या शेष आय कहें, जैसा आपके समझ में आए, ठीक है। शेष आय को हम क्या कहते हैं? कुल आय कहते हैं। और कुल आय पर ही क्या लगता है? टैक्स लगता है। इसी आय पर टैक्स लगता है, कौन सी पे? कुल आय पे, सकल आय पे नहीं लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि सकल आय सभी का योग होता है। उसमें आयकर ने भी कुछ चीजें छूटें दी हैं, ठीक है। छूटें दी का है मतलब है कि जैसे हम अगर कहीं पर जॉब करते होते तो हमको अगर वेतन मिलता तो भाई टोटल वेतन हमारा जो भी होता वो हमारी सकल आय होती, ठीक। अब पता चला कि हमने तो जीवन बीमा ले रखा है, LIC में हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और LIC में कर रखा है तो हर महीने हमको वहां से 10,000 रुपये किस्त जाती है, 12 महीने में 1,20,000 चले गए। तो भैया टोटल वेतन में से वो 1,20,000 जो हमने LIC को लिए पे कर रहे हैं वो छूट में आ जाएगी, कटौती में आ जाएगी। तो उसको घटाने के बाद में जो आय बचेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? कुल आय कहलाएगी, ओके। भाई वेतन हमको मिला कितना? 5 लाख। बेटा हम समझाते बहुत हैं, अब तब भी समझ में नहीं आता है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं आपकी ओर से ही प्रॉब्लम है, ठीक है। 5 लाख वेतन मिला तो हमारी सकल आय ये वाली कहलाएगी, सकल आय ये कहलाएगी। 1,20,000 हमने इंश्योरेंस को पे कर दिया तो हमारे पास कितने रह गए? 3,80,000 ही तो रह गए, बस यही हमारी कुल आय कहलाएगी। और टैक्स लगेगा वो इसी पे लगेगा, 3,80,000 पे, ओके। अब 3,80,000 पे तो कोई टैक्स ही नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि जो कर मुक्त, ठीक है, कर मुक्त। एक शब्द और यहां पर समझाना होगा, कर मुक्त, ठीक। चलिए, पैन कार्ड किसे कहते हैं? आयकर विभाग द्वारा, पैन का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर,
ये स्थायी खाता संख्या भी इसको हम कहते हैं। आयकर विभाग द्वारा जब आप अपना पैन कार्ड बनवाओगे तो एक एप्लीकेशन दोगे। एप्लीकेशन का मतलब फॉर्म फिल होकर के जाता है और इसका जो कार्यालय है वो मुंबई में है। तो मुंबई से एक आपको संख्या जनरेट होगी जो इंडिया के अंदर हर व्यक्ति की अलग होती है। और जीवन में पैन कार्ड सिर्फ एक बार बनता है। अगर दोबारा भी अगर तुमने भूल से बनवा लिया ना, इनकम टैक्स पड़ रहा है, 10,000 का जुर्माना है और जेल भी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक व्यक्ति के लिए, एक मतलब इंडिया के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बार जारी करता है। अगर ये खो जाए दोबारा मिल जाता है, नया निकल जाता है, तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन भाई पैन कार्ड जारी एक ही होगा। ओके, तो इसलिए जो पैन कार्ड है इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक पे बना हुआ कार्ड ये जारी किया जाता है आयकर विभाग द्वारा, जिसका थोड़ा सा खर्चा भी आपसे लिया जाता है और ये एक आईडी का कार्य करता है। और इंडिया के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जो वित्तीय लेन देन होते हैं, कोई भी बैंकें हैं, वित्तीय लेन देन कहाँ से होंगे? बैंकों से होंगे, डाकघर से होंगे, या कोई और संस्था से होंगे, तो वहां पर इस कार्ड को आपके खाते से लगा दिया जाता है जो पूरा कैलकुलेशन करता रहता है इस खाता पैन कार्ड के आधार पे। और पैन कार्ड को अब आधार से भी, यूआईडी से भी, आधार से भी मर्ज कर दिया गया है। अब बचो कहां पर बच के जाओगे? जहां जहां आधार कार्ड लगाओगे पैन कार्ड ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, ये लिंक है। और एक काम और कर दिया, अब मोबाइल नंबर भी लिंक कर दिया। अब तुम बचो, ठीक, भागो, कहां के लिए भागोगे? तो कहने का मतलब है कि आयकर की चोरी, ये आगे हम पढ़ेंगे कर वंचना कर बचाव में, ठीक है। तो ये पैन कार्ड होता है। चूक में करदाता किसे कहते हैं? चूक में करदाता, ये जल्दी बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड में याद हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल हमारा वाला याद रखना। चूक में करदाता, जैसे चूक का मतलब भूल से ही तो होता, कहते नहीं भूल चूक हो गई। चूक में करदाता का मतलब यहां पर यह होता है कि जब किसी व्यक्ति के लिए अपने द्वारा गलती करने के कारण उसे करदाता बनाया जाए, उसे हम कहते हैं चूक में करदाता। आप समझो, जैसे ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड, इसमें कर्मचारी वर्क कर रहे हैं। ये हम जो गोल गोल बना रहे हैं, ये समझ लो सब कर्मचारी हैं ये। ओके, इन कर्मचारियों पर टैक्स लगाना था, ठीक, कंपनी को ही काटना था। किसे? कंपनी को। जैसे इसके लिए वेतन दे रही है कंपनी, पूरे साल में 7 लाख दे रही है, ठीक है, तो 5 लाख तक तो इस पे मान लीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए छूट हो जाती है। तो 2 लाख रुपए पे अगर जो टैक्स लगता है वो शुरुआत वाली जो है वो 12,500 है। पहले स्लैब में 12,500 टैक्स लगना था, ठीक है। ये टैक्स काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना था ए लिमिटेड के लिए। और पता चला कि ए लिमिटेड ने क्या किया कि सबको तनख्वाह देती रही हर महीने, पूरे 12 महीने की तनख्वाह दे दी, पूरे 12 माह की, ठीक, और टैक्स काटा ही नहीं। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस कंपनी से जो भी इनके लिए पे हुआ है, तो जिम्मेदारी ए लिमिटेड की थी कि इनको वेतन भी दे और आयकर विभाग का जो हिस्सा है इनकम टैक्स के रूप में वो आयकर विभाग के लिए दे। लेकिन ए लिमिटेड ने ये किया ही नहीं। तो भाई जब ए लिमिटेड ने किया नहीं तो आयकर डिपार्टमेंट कहता है कि अब ऐसे कि तुम दो टैक्स, हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हम इतने लोगों को कहां तक डिस्टर्ब करेंगे इंडिया के अंदर, भैया बहुत है ये, तो हम ऐसे लोगों को डिस्टर्ब क्यों करेंगे? हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे ना, ए लिमिटेड को, तो या तो ये इनसे वसूल करके दे या अगले वेतन में से काट करके, मतलब इनको सैलरी दे और इनके हिस्से का टैक्स दे। अब जो कुछ भी दे वो ए दे। तो इसको हम कहते हैं क्या? चूक में करदाता। चूक में करदाता का मतलब भूल चूक किससे हुई? ए लिमिटेड से। तो ये कहलाएगा चूक में करदाता। बताना कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए ठीक है, इसके बाद में माना हुआ करदाता। माना हुआ करदाता का मतलब है कि करदाता है नहीं लेकिन उसे माना जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी जो आय हो रही थी उसके उत्तराधिकारी के लिए मिलेगी। जब उत्तराधिकारी के लिए मिलेगी, जैसे कोई भी पिता एक्सपायर हो जाता है तो उसके बड़े बेटे के लिए पूरी जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो चूक में करदाता तो वो होता है जो धोखेबस होता है, और माना हुआ करदाता वह होता है जो दूसरे व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मान लिया जाता है। इसे हम कहते हैं माना हुआ करदाता। कोई व्यक्ति अगर नाबालिग है, ठीक है, नाबालिग है और उसकी आय हो रही है एक निश्चित सीमा से अधिक, तो नाबालिग का तो यार वो ही नहीं बनेगा, इनकम टैक्स ही नहीं बनेगा, सॉरी पैन कार्ड ही नहीं बनेगा, तो वो टैक्स कहां से देगा? तो भाई इसका क्या होगा? कोई उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी का मतलब होता है इसका कोई संरक्षक होगा। तो उस संरक्षक को इस नाबालिग की इनकम पे क्या माना जाएगा?
माना हुआ करदाता। अब तुम सोचो नाबालिग की इनकम कहाँ हो जाएगी, हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के अगर बड़े सदस्य खत्म हो जाते हैं, उनका लंबा चौड़ा कारोबार चल रहा होता है, तो छोटे बच्चों पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब वो नासमझ होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स को तो भाई टैक्स चाहिए, इनकम हो रही तो टैक्स चाहिए, बच नहीं सकता। तो ऐसे के लिए हम कहते हैं माना हुआ करदाता। जो जिम्मेदारी इसका निभा रहा होगा उसी व्यक्ति की आय मानी जाएगी और उसी पे टैक्स लग जाएगा। ओके, आय के प्रमुख शीर्षक भाई 5 हैं, ठीक है। आय के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं? आय के शीर्षकों से हालांकि इस पे हम विस्तार से बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर केवल नाम बता दें। आय को केवल 5 हेड्स में रखा गया है। पहला हमारा कौन सा है, वेतन से आय। 20% पूरी इनकम टैक्स वेतन वाले चैप्टर पे है, और एक न्यूमेरिकल वेतन से आएगा आएगा आएगा, बचेगा नहीं। और न्यूमेरिकल जो आएगा मैं पहले ही बता दूंगा कि इस तरह इस कैटेगरी का आएगा। ओके, वेतन से आए। दूसरा मकान संपत्ति से आए, ठीक। तीसरा मकान संपत्ति हो गया, वेतन हो गया। व्यापार एवं पेशे से आए। चौथा पूंजी लाभ। पूंजी लाभ। पांचवा अन्य साधनों। अन्य साधनों से आए। तो इस तरह से ये आय के कितने हैं, 5 शीर्षक हैं। ओके, आईटीआर किसे कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा पूरे वर्ष में, हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो कंपनी थी उसको टैक्स काटना चाहिए था, अब पता चला कि उसने टैक्स काट लिया। आपने बीमा कराया हुआ था, आप पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था, तो आप करा लोगे। आप एक आईटीआर, जिसको आयकर विवरणी कहते हैं, हर करदाता के लिए वो करना होता है। तो जो तुम्हारा अधिक टैक्स लग गया है, अधिक टैक्स लग गया और लगना नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, ठीक है, रिफंड हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं आईटीआर, यानी आपके द्वारा ये प्रमाणित करना कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं या नहीं है। अगर कम कटा है तो जमा करना होगा, ज्यादा कट गया है तो वापस मिल जाएगा आपके खाते में, ठीक है। इसको हम कहते हैं आईटीआर। कर मुक्त उसके लिए कहते हैं, अंग्रेजी में कर मुक्त को कहते हैं एग्जेम्प्ट, EXEMPT, यानी जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर लगने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं कर मुक्त। ओके, तो इस तरह से ये आज का क्लास बहुत मजेदार क्लास था। उम्मीद है कि ऊर्जा आपके अंदर भी भरी हुई होगी, और अगर वास्तव में इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ना है और जीवन में कुछ करना है तो एक टीचर का आपको सहारा लेना चाहिए, ये मेरी सलाह है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।